आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक कलवी सेंटर पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। और ये फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इससे 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। ये लेक्चर जो है 9-10 से लेकर के 11-12 एज वेल एज जो है आपके जो ग्रुप डी एंड NTPC एंड सो ऑन डिफरेंट एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग यहाँ पे हेडिंग में देख पा रहे होंगे कि आज का हम लोग का जो टॉपिक है उसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। तो यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ी जानकारी न्यूटन साहब के बारे में ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले कि जो न्यूटन साहब थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, वो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। यानी कि न्यूटन जो थे, न्यूटन साहब ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले थे। उसके बाद आपका इनसे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि न्यूटन के द्वारा लिखी गई बुक का क्या नाम था। तो न्यूटन के द्वारा लिखी गई बुक का नाम था प्रिंसिपिया। क्या नाम था, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, इनके द्वारा लिखी गई बुक का नाम था प्रिंसिपिया। ओके, इतनी जानकारी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में सबसे पहले हम लोग यहाँ जानेंगे इनर्शिया। क्या जानेंगे? इनर्शिया। इनर्शिया यानी कि इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं जड़त्व। क्या कहते हैं? जड़त्व। इनर्शिया, इनर्शिया अथवा जड़त्व। इनर्शिया अथवा जड़त्व, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले स्टडी करेंगे। और जो है न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इनर्शिया यानी कि जड़त्व के बारे में ही बताया भी गया है। तो आप लोग दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इनर्शिया क्या होता है। अगर हम लोग यहाँ पे इनर्शिया समझ लेंगे तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि आपने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी अच्छे से समझ लिए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है आपका इनर्शिया। इनर्शिया हम किसे कहेंगे? तो जैसा कि मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि इनर्शिया जो है ये हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर अवेलेबल होता है। न्यूटन साहब ने कहा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उन्होंने ये बोला कि सभी ऑब्जेक्ट के अंदर यानी सभी वस्तुओं के अंदर अपने अंदर खुद की एक क्वालिटी होती है। सभी वस्तुओं के अंदर अपने अंदर खुद की एक क्वालिटी होती है, एक खुद की प्रॉपर्टीज होती है, जिससे वो जिस भी स्थिति में बने हुए हैं उसी स्थिति में बने रहना चाहते हैं। यानी कि अगर वो रेस्ट की कंडीशन में है तो रेस्ट में रहना चाहते हैं, और अगर वो गति की कंडीशन में यानी मोशन की कंडीशन में है तो मोशन की कंडीशन में ही बने रहना चाहते हैं। तो वस्तुओं के इस तरह के स्पेशल गुण को, इस तरह की स्पेशल क्वालिटी को हम लोग कहते हैं इनर्शिया। इस तरह की स्पेशल क्वालिटी क्या कहते हैं? इनर्शिया। तो यहाँ पे न्यूटन साहब ने इस चीज़ को, जड़त्व को बहुत अच्छे से क्लियरफाई किया था कि किसी भी वस्तु का, अगर नोट करना है, लिखना है तो कैसे लिखेंगे कि किसी भी वस्तु का, किसी भी वस्तु का ऐसा गुण जिससे वह अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन, का विरोध करता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, बाह्य बल न लगाया जाए, तो इसे हम लोग कहते हैं जड़त्व। यानी कि इसके अनुसार अगर हम लोग समझें तो जड़त्व क्या है? किसी वस्तु की एक ऐसा गुण है, एक ऐसी क्वालिटी है जिससे कि वह अपनी स्थिति में यानी अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। और ये जो हमें अब इससे हमें एक चीज़ ये क्लियर हो रही है कि यानी कि अगर कोई वस्तु, अगर वो गति की कंडीशन यानी मोशन की कंडीशन में है तो वो मोशन की कंडीशन में ही बने रहना चाहेगी, और अगर वह रेस्ट की कंडीशन में है तो वो रेस्ट की कंडीशन में ही बने रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। तो इस क्वालिटी को, इस प्रॉपर्टीज को
हम लोग इनर्शिया कहते हैं। और यही है आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसे हम लोग गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। अब हम लोग अब मैं आप लोग थोड़ा सा बताऊंगा कि इनर्शिया के अपने डेली लाइफ में एग्जांपल्स, कि इनर्शिया हम लोग कैसे समझेंगे, इनर्शिया कैसे फील करेंगे, अगर हमको अपनी डेली लाइफ में देखना हो इनर्शिया क्या है तो कैसे फील करेंगे। जैसे मान लीजिए कि जैसे आप अगर किसी बस वगैरह में बैठे हुए हैं, एक बस है, मान लीजिए एक बस है, इस बस के अंदर आप बैठे हुए हैं और बस में आप बैठे हुए हैं, और जब ड्राइवर बस के ऊपर ब्रेक लगाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, जब ड्राइवर बस के ऊपर ब्रेक लगाता है तो हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं। आगे की तरफ क्यों झुक जाते हैं, तो यहाँ पे इसका रीज़न जो होता है, यहाँ पे ये इनर्शिया ही होता है। अच्छा, ये कैसे होता है इनर्शिया, इसका रीज़न, तो इसको मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे बस में बैठे हुए हो, तो बस में जब बैठे हुए हो और ये बस चल रही है, जैसे यहाँ पे ड्राइवर उस गाड़ी के ऊपर ब्रेक लगा कर गाड़ी को रोकता है तो तुरंत क्या होता है, हम लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों झुकते हैं, वो इसलिए झुकते हैं क्योंकि जब तक बस चल रही होती है तो चूंकि हम भी बस के अंदर बैठे हुए हैं तो हम भी चलते रहते हैं, और जैसे ही ड्राइवर बस के ऊपर ब्रेक लगाता है तो बस चलना स्टॉप कर देता है, यानी बस रुक जाती है, और उसके बाद भी हम लोग चलते रहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी तो भाई चल रही थी। तो एनर्शिया के कारण, जड़त्व के कारण क्या होता है कि हमारा बॉडी, जो हमारी जो शरीर है वो चलती रहती है, परंतु जो बस है वो स्टॉप हो जाती है। इसीलिए हम लोग बस के चलने की डायरेक्शन में आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये था एक एग्जाम्पल इनर्शिया का, ये था एक एग्जाम्पल इनर्शिया का। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों एक बार बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपका जो फोर्स है, फोर्स की परिभाषा यानी फोर्स की डेफिनेशन कहाँ से आती है। तो यहाँ पे बार बार लोग जो है बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से आती है, फिर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आती है फोर्स की डेफिनेशन। तो ये मैं क्लियर कर दूँ आप लोगों को कि हमेशा कभी भी अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि फोर्स की डेफिनेशन न्यूटन के किस लॉ से आती है, तो आप कहोगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से आती है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, याद रखना इस चीज़ को, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से फोर्स की डेफिनेशन आती है। तो ये था हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई वस्तु मोशन में है तो मोशन में बनी रहेगी, और अगर कोई वस्तु स्टैंड स्टिल कंडीशन में हो तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि किसी वस्तु का ऐसा गुण जिससे वह अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इस तरह के गुण को हम, इस तरह की क्वालिटी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। तो ये था दोस्तों न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और यहीं से हमें ध्यान रखना है कि फोर्स की परिभाषा भी यहीं से आती है। अब आप कहोगे यहाँ से फोर्स की परिभाषा कैसे आती है सर, तो मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि यहाँ से फोर्स की परिभाषा वो ऐसे आती है कि इन्होंने क्या कहा है कि सर आप कोई भी वस्तु है, उस वस्तु पर जब तक आप कोई बाह्य बल नहीं लगाओगे, जब तक आप उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाओगे, तब तक उसकी अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी यहाँ से क्लियर हो जाता है कि कोई न कोई एक एक्सटर्नल काज है जो कि यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तभी उसकी कंडीशन में चेंज होगा। यानी अगर स्टैंड स्टिल में है तो बिना फोर्स अप्लाई किए वो मोशन में नहीं आएगी, और अगर मोशन ही कंडीशन में है तो बिना फोर्स अप्लाई किए वो स्टैंड स्टिल कंडीशन में नहीं आने वाली। तो इस प्रकार यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि कैसे न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से फोर्स की डेफिनेशन आती है। ओके, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पर। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, इसके बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो इस प्रकार है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, ये है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें इन्होंने क्या कहा था, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे कि भाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन साहब ने क्या बोला था। तो उन्होंने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में ये कहा था, यानी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उन्होंने ये कहा था, जैसा आप लोगों ने देखिए पढ़ा होगा, एक होता है संवेग यानी मोमेंटम, एक फिजिकल क्वांटिटी है, और मोमेंटम इक्वल टू होता है मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये होता है फार्मूला मोमेंटम का, एक फिजिकल क्वांटिटी है।
ओके, तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ मोमेंटम को हम लोग p से डिनोट करते हैं, और मास को अगर m से करें और वेलोसिटी को v से, तो p = mv होता है। ये फार्मूला है मोमेंटम का। तो मुझे यहाँ पे मोमेंटम नहीं पढ़ना है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है, लेकिन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में मोमेंटम की आवश्यकता होगी, इसलिए मैंने आप लोगों को सबसे पहले मोमेंटम के बारे में बता दिया। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन्होंने ये कहा था कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो जो फोर्स है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, यानी फोर्स का जो मापांक होता है, वो यानी कि फोर्स का जो परिमाण है, वो वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यानी अगर इनके अकॉर्डिंग लिखें तो किसी वस्तु पर लगाए गए फोर्स का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, फोर्स का मैग्नीट्यूड मोमेंटम यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। यानी कि संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। यानी यहाँ से अगर हम बोलें तो क्या बोलेंगे? द फोर्स अप्लाइंग ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, इन्होंने यहाँ से बताया था कि सर ये जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में बताया कि जो फोर्स का परिमाण आता है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आता है, जिसको हम लोग F से डिनोट करते हैं, तो जो फोर्स है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। चलिए यहाँ पे मान लीजिए कि आपका कोई ऑब्जेक्ट था, ये आपका ऑब्जेक्ट था जिसकी अगर स्टार्टिंग वेलोसिटी मान लेते हैं कि u थी और फाइनल वेलोसिटी v थी। ओके, और इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो m था। तो अब अगर यहाँ पे अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालें, मान लीजिए कि t टाइम के बाद इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u से v हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि सर p1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? u इंटू m। ओके, और p2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इंटू m। लेकिन यहाँ पे हमको क्या निकालना है? संवेग परिवर्तन। तो संवेग परिवर्तन यानी कि डेल्टा p इक्वल टू p1 माइनस p2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, इसको अगर मैं पुट कर दूँ p1 और p2 की वैल्यू यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे अगर m कॉमन ले लेंगे तो आपका आ जाएगा u माइनस v। यहाँ पे हम लोग फाइनल माइनस प्राइमरी करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम लोग जब भी करेंगे तो p2 माइनस p1 निकालते हैं। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा m ब्रैकेट में v माइनस u। ओके, एम भी माइनस यू। बट हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि जो फोर्स है वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यानी जो मेरा एफ है फोर्स, वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी यहाँ पे टाइम का भी डिवाइड होगा। यानी हम कह सकते हैं कि सर यानी कि एफ इक्वल टू होगा एम एफ इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी। और डेल्टा पी की वैल्यू मैंने अभी यहाँ पे निकाल रखी है एम भी माइनस यू। तो इसे अब हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, डेल्टा पी की वैल्यू इसे यहाँ पे पुट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू एम भी माइनस यू बाई टी। ओके दोस्तों, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम ये लिख सकते हैं कि एम डेल्टा भी बाई टी। और डेल्टा v बाई टी को हम लोग क्या कहते हैं भाई? यहाँ पे है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी अपॉन टाइम को हम कहते हैं एक्सीलरेशन। यानी हो जाएगा m इंटू ए। इस तरह से हमारा फॉर्मूला आ जाता है F इक्वल टू एम ए। तो ये था आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ कि इनके अकॉर्डिंग ये था कि किसी वस्तु पर लगाया गया फोर्स का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। और फिर हमने ले लिया था इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v और टाइम t। तो वहाँ से मेरा डेल्टा p की वैल्यू आ गई थी m भी माइनस यू, और चूंकि रेट था इसलिए मैंने t का डिवाइड किया तो मेरा इस तरह से मिला। और v माइनस डेल्टा v अपन t को हम कह सकते हैं a, क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं एक्सीलरेशन। तो यहाँ से आपका आ गया f इक्वल टू एम ए। तो इस प्रकार से आपको फोर्स के लिए फार्मूला से न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से रिसीव हो जाता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि जो फोर्स का फार्मूला है वो न्यूटन के किस लॉ से आता है? तो हम कहेंगे न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स का फार्मूला आता है।
तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।